जब मियां नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से लॉन्ग मार्च की क़यादत करने के लिए निकल रहे थे, हमारा कोई मामा चाचा, कोई भाई भतीजा जज नहीं था, तो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। आप हमारे इत्तेहादी थे और हमने वो कैबिनेट छोड़ी, आप हमें समझाते रह गए और हम अदलिया की आज़ादी के परचम को और बहाली के परचम को लेकर निकल आए। जब नवाज शरीफ साहब निकल रहे थे तो उनको 2 कॉल्स आई पाकिस्तान के बाहर से और उन्हें कहा गया कि आपकी जान खतरे में है, आप बाहर ना निकलें। उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला, हम भी जो उनके हम रकाब थे सारे अपनी जानों को, उन दिनों में धमाके बहुत होते थे, खतरे में डाला। कि मकसद क्या था? एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया का क़याम। हम इफ्तिखार चौधरी साहब को नहीं जानते थे, ना कोई वास्ता था, ना बाकियों को जानते थे, लेकिन हम समझते थे कि जनरल मुशर्रफ ने ज्यादती की है, जुल्म किया है और हम बाहर निकल आए। लेकिन आज कई साल गुजरने के बाद जब नजरिया जरूरत के तहत अदालत से फैसला आता है या जब हम देखते हैं कि किसी फैसले में नजरिया जरूरत की बदरू भटक रही है, तो यकीन कीजिए कभी कभी शर्मसारी होने लगती है कि यह तहरीक चलाने की क्या जरूरत थी। अदलिया बहाल तो हुई, अदलिया को हम आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं करवा सके, इसको हम एडमिट करते हैं। मैं खुद जेल में गया हूं 2 बार, बहावलपुर जेल और मियां वाली जेल, इसी चक्कर में। मेरे रुफका भी गए। उसका नतीजा क्या निकला? पनामा बेंच, पनामा का केस कि इमरान के सहूलतकारों के कहने पर यह खेल खेला गया। जावेद हाशमी ने तो यह बात बहुत पहले हमें बता दी थी कि जज और जर्नैल मिलेंगे और इस बात तुम्हें अदालत के जरिए निकाला जाएगा और उसके बाद फिर खूब जदोकोब किया जाएगा। और वो सारा कुछ हुआ जैसा कि हाशमी साहब ने बताया था। वो इमरान खान के साथ थे और इसलिए उससे अलग हो गए थे। तो बात यह जनाब कि यह सिलसिला कहीं रुकना चाहिए, सिलसिला नहीं रुक रहा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी कौम सुन रही है इस बात को, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी सुन रहे हैं कि अगर इमरान खान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो ये कौन सा गैर कानूनी या गैर आईनी रास्ता इख्तियार किया गया? हमने धरना तो नहीं दिया, हमने इस्लामाबाद का घेराव तो नहीं किया, हम उस साइड पे बैठे थे, उधर से उठा के हमें जेलों में डाल दिया। हम में से किसने जेल नहीं काटी? हम रोए तो नहीं? हम जब जेलों से आते थे तो चीखे नहीं मारते थे? अदालतों में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी, हम जेलों में बंद थे। चीफ जस्टिस साहिबान जो थे उस दौर के, उन्हें हमारी शक्लें पसंद नहीं थी, उस दौर की एजेंसियों को हम ठीक नहीं लगते थे, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने हमें जेल में डाला हुआ था और ये एक शैतानी इत्तेहाद था। इससे कम मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। एक शैतानी इत्तेहाद था, एक मुसल्लस कायम थी, हमने उसको भुगता। और जब हमें मौका मिला तो जो पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाली और वो कोई जुर्म नहीं किया। और जब यहां इस्लामाबाद में इमरान खान आ रहा था तो याद कीजिए वो दिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला दिया गया कि इसको आने दो और सारी इस्लामाबाद पुलिस को एक तरफ कर दिया गया, सिक्योरिटी सारी लेयर्स तोड़ दी गई, खत्म कर दी गई। फिर क्या हुआ? उन्होंने यहां आग लगाई, हंगामा किया, यहां पे इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को तो किसी ने नहीं बुलाया। उस बेंच ने इमरान खान को क्यों नहीं बुलाकर पूछा कि तुमने ये क्या किया, तुमने यहां पे ये खिलवाड़ कैपिटल के साथ क्यों किया? एक न्यूक्लियर स्टेट का कैपिटल है, तुमने इसे तमाशा क्यों बनाया? कोई एक वाकया जनाब। और आज जो फैसला आया है, इस खराबी की बुनियाद मैं बिला खौफे तरदीद ये कहना चाहता हूं, इसकी बुनियाद वो गैर मुनसिफाना, गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला है जो पंजाब असेंबली के 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई किया गया। वो इस खराबी की बुनियाद है कि तुम्हारे वोट भी नहीं गिने जाएंगे और तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। गोया जुर्म नहीं किया मगर तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हम चल पड़े पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, हमने इमरान खान के गुनाहों का छाबा अपने सर पे उठा लिया। हम IMF के उस नामुकम्मल प्रोग्राम को ठीक करने के लिए चल पड़े। ऑब्वियसली कीमत बढ़नी थी और हमें धकेल दिया गया कि जाओ जाके अब महंगाई से इलेक्शन लड़ो। तो नतीजा आपके सामने है। और जब रिव्यू डाला गया, सवाल यह है कि उस रिव्यू को सुना क्यों नहीं गया? आपने रिव्यू को बैक बर्नर में क्यों डाला? यह किस तरह का इंसाफ है? यह आपकी मर्जी का इंसाफ है भाई। जब दिल करे इंसाफ दे देंगे, जब दिल करे तो इंसाफ नहीं देंगे। पाकिस्तान 22 करोड़ गूंगों, बहरों और अंधों का मुल्क तो नहीं है ना जी। और यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो तो सारे 13-13, 14-14 बार जेल काट आए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का भी कोई खौफ नहीं है किसी को। तो क्या इस मुल्क को इस तरह लेके चलना है? लोग भूख से मर रहे हैं,
यहां नए नए खेल खेले जा रहे हैं। यहां एक आदमी को फिर वापस लाने के लिए फैसिलिटेशन की जा रही है। पहले नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, अदालतों के जरिए की गई, एजेंसियों के जरिए की गई, अब भी वो रास्ता नहीं रुक रहा, वो सिलसिला बंद नहीं हो रहा। तो ये सिलसिला हमें कबूल नहीं है और हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। मैं बड़े एहतराम से कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी दूर कर दी जाए कि कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी जमात इस नाइंसाफी पर चुप रहेगी। हम चुप नहीं रहेंगे, हम बात करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। अब गुजारिश ये है, एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आ गई है जो कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि जो मशवरा दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि हुक्म दिया गया, एक अदालती हुक्म था कि वजीर आजम का मतलब है वजीर आजम और कैबिनेट, उस पर अमल दरामद हो रहा है। उस दिन बिलावल साहब ने भी ये बात की है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के सारे मुअज़्ज़िज़ जज नहीं है? वहां कुछ और निजाम है, यहां कोई और। हमारे लिए हुक्म और है, अपने लिए मामला डिफरेंट है। ये नहीं चल सकता इस तरह, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते जनाब। एक ही मायार कायम किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे मुकदमात में सर्टन कुछ मखसूस लोग हैं, उनको बेंच में बिठा दिया जाता है और बाकियों को नहीं बैठने दिया जाता। मकबूल बाकिर साहब मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, उनके पास मेरा मुकदमा लग गया, मैं जेल में था, मेरी खुशकिस्मती लग गया, जमानत हो गई 1.5 साल बाद। उसके बाद पाबंदी लगा दी गई, कोई नैब का केस मकबूल बाकर साहब के पास और मियां खेल साहब के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो आजाद जज थे। ये हम सब के साथ यही कुछ किया। किसी को शर्म आई है कि कोई कभी एम्बेरस हुआ है? अब जब आप प्राइवेट मजलिसों में मिलते हैं तो आप कहते हैं हम माफी चाहते हैं, गलती हो गई थी। तो मैंने उनको कहा, साहब को मैंने कहा, नहीं ये प्राइवेट माफी वाली बात नहीं है, आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ की है। तो ये काम हम क्यों करते हैं कि जब हम फारिग हो जाएं तो उसके बाद माफिया मांगनी पड़े या हम माशरे में जाने के काबिल ना रहे? ये बड़ी ज्यादती है। अब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट क्या करे। 4-3 का फैसला, जो 4 जजेस कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, 3 साहिबान कह रहे हैं कि दुरुस्त है, तो 4-3 के फैसले को माने या 3 के फैसले को माने? हमें आपने किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया जनाब? आपको चाहिए था कि आप अपने हाउस को इन ऑर्डर करते। आपका हाउस इन ऑर्डर करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि जी आप पंजाब में इलेक्शन कराएं। मैं इसके सियासी पहलू पे बात करना चाहता हूं। मिस्टर स्पीकर, मुझे पता है रोजे का भी है, अभी 40 मिनट बाकी है, मैं 10-15 मिनट में खत्म करता हूं। क्या पाकिस्तान 4 वफाकी इकाइयों पर मुश्तमिल मुल्क नहीं है? क्या पाकिस्तान का आइन 4 फेडरेटिंग यूनिट्स को इकट्ठे करके एक रियासत नहीं तश्कील देता? वो ये नहीं बताता आपको? और अगर आप पंजाब में इलेक्शन करवाएं, उजलत बड़ी है पंजाब में इलेक्शन की, बड़ी जल्दी है। इवन केपी में भी वैसे इलेक्शन की जल्दी नहीं है जैसे पंजाब में जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरीके से ये वापस आ जाए, ये बहरूपिया किसी तरीके से वापस आ जाए। तो फिर आप 2 मिनट के लिए इमरान की और हमारी सियासी जो इख्तिलाफ है उसे एक तरफ कर दें। आप ये सोचें, पंजाब पे ये तारीखी तौर पे इल्जाम लगता रहा है कि ये बड़ा सूबा है और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है और ये डोमिनेट करता है वफाक के ऊपर। तो आप पंजाब में इलेक्शन करवा दें, आप केपी में इलेक्शन करवा दें, 4 महीने के बाद आप कौमी असेंबली का सिंध और बलूचिस्तान का इलेक्शन कराएं, तो ये कैसे मुमकिन है कि पंजाब और केपी के हुक्मरान कौमी असेंबली के इलेक्शन को बिलखसूस इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? और जब वो इन्फ्लुएंस करेंगे तो आइन सिर्फ ये नहीं कहता कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। ऐसा आइन हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम भी आइन पढ़े हुए हैं। हम यहाँ सारे जाहिल नहीं बैठे हुए गांव में माजे, 40-40, 50-50 साल की स्टैंडिंग है, हम सब ने पढ़ा हुआ है। हमें आइन की दस्तक पूरी सुनाई देती है। आइन की दस्तक सिर्फ ये नहीं कहती कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन की दस्तक ये कहती है कि गैर जानिबदार भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। तो जो पंजाब का हुक्मरान होगा और जो केपी का हुक्मरान होगा वो कौमी असेंबली के और बाकी सूबों के इलेक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? तो फिर ट्रांसपेरेंसी किधर जाएगी, फिर गैर जानिबदारी किधर जाएगी? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, फिर डस्का बन जाएगा ये इलेक्शन। ठीक कहा गया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि मर्दमशुमारी बीच में है, बल्कि कंक्लूड होने के करीब है, लाखों नए वोटर जो हैं वो मौजूद हैं। आप पुरानी मर्दमशुमारी पे और पुरानी डिलिमिटेशन पे बजीदा के इलेक्शन करवाओ, तो वो जो लाखों वोटर जो पैदा हो चुके हैं और जो मौजूद हैं, उनको जब हक के राय दही नहीं मिलेगा तो वो इस जुडिशियल ऑर्डर की वजह से, जिसे जुडिशियल ऑर्डर कहा जा रहा है, उसकी वजह से नहीं मिलेगा। तो उनको
आप कैसे किसी वोटर के हक को डिनाई कर सकते हैं कि तुम वोट ना डालो? तो सवाल यह है, वसाइल की तकसीम का मामला, डीलिमिटेशन का मामला, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का मामला, और जनाब स्पीकर टॉप ऑफ इट, क्या गारंटी है कि अगर यह इलेक्शन हो जाए तो इसके नताइज को सब मानेंगे? हमने 71 के सानहे से सबक क्यों नहीं सीखा? हम सबक क्यों नहीं सीखते? हम जाती ख्वाहिशात को हम क्यों गालिब आने देते हैं कौमी मुफादात के ऊपर? और उस दिन मरियम नवाज साहबा ने जो बात की थी, उसका एक गवाह मैं भी हूं। हमें कहा गया था, हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा था कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो अब 68 पे लेके जाएं। मुझे भी राब्ता किया गया था। तो मरियम नवाज साहबा ठीक कह रही थी। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा बात, लेकिन ना सहूलतकारी खत्म होने में आ रही है, ना ख्वाहिशात खत्म होने में आ रही हैं। तो ये जो एक्सटेंशन का अजाब है, ये लगता है कि अब कहीं और भी जा रहा है। ये नहीं जाना चाहिए। हम अब भी ना फसाद चाहते हैं, ना खुल्फशार चाहते हैं, ना इंतशार चाहते हैं। लेकिन हमारी डिमांड क्या है? और बड़ी जायज डिमांड है। हम किसी एक की बात करते, हम कहते हैं आप फुल कोर्ट को बिठाइए। उन दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को जिन्होंने रिक्यूज की खुद, उनके अलावा, और ये सारी चीजें उनके आगे रख दें। बशुमाल 25 अराकीन सूबाई असेंबली की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला, गिनती वहां से शुरू होनी चाहिए जहां बिगाड़ पैदा किया गया है। ये आप बीच में से नहीं उठा सकते इसको। और एक और बात है कि किनको पॉलिटिकली फारिग करने की कोशिश की जा रही है, या कोई ऐसी पार्टी है जो फारिग होगी इस तरीके से? ये कई बार गिरे हैं, कई बार कपड़े झाड़ के उठ जाते हैं, जख्मी होते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। ये ना करें। तो मैंने बहुत टाइम लिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जनाब स्पीकर कि अदालत उज़्मा का वक़ार हर कीमत पे और उसकी अथॉरिटी वो बरकरार और बहाल रहनी चाहिए। हम सब ये चाहते हैं कि अदालतों का एहतराम बरकरार रहे, बहाल रहे, मगर हम ये भी चाहते हैं कि बड़ी अदालत छोटी अदालत के जो डोमेन है उसमें मदाखलत ना करे। जो फैसला सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ने करना है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, ताकि आदमी के पास अपील का हक ही ना हो। हमारे साथ तो यही हुआ है, और ये बार बार हो रहा है हमारे साथ। जब सीनियर तरीन जजेस कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि ये डोमेन हाई कोर्ट्स की है, लेट देम डिसाइड, तो ये होना चाहिए था। तो इस सारी बात को समेटते हुए जनाब स्पीकर, आज इस मुंतखब ईवान के प्लेटफॉर्म से मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ, और पीडीएम की नुमाइंदगी करते हुए और अपने इत्तेहादियों की, कि जनाब अब भी वक्त है इस मामले को बचाया जाए। और हम बच सकते हैं इंतशार से, खुल्फशार से, तसादुम से। हम में से कोई तसादुम नहीं चाहता। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन आज़ादाना, गैर जानिबदाराना। 18 वाला इलेक्शन का रिप्ले नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हुकूमत के अगर हम ये नहीं चाहते कि अगर हम वफाकी हुकूमत में मौजूद हैं तो हम इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करें। जब इलेक्शन इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, जब इलेक्शन रिग किए जाते हैं, तो फिर रियासतों के अंदर जो है वो टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में टूट फूट का अमल बहुत हो चुका है। हमने अपने मुल्क को एक रखना है, मजबूत रखना है। हम नफरतों को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम बड़े अदब से, बड़ी लिजाजत से हम ये गुजारिश कर रहे हैं इस हाउस से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, कि वो इसका नोटिस लें हमारी इस्तदा का, और कोशिश करें कि फुल कोर्ट इन तमाम मसाइल को हल करें। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा, क्विकली। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मुझसे पहले